नमस्ते। मैं डॉक्टर पीयूष द्विवेदी, एमडी काया चिकित्सा, कोलकाता से। सबसे पहले मैं आदर के साथ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मिला है एवीएन के ज़रिए, उनको शुक्रिया अदा करते हुए आदर के साथ सारे अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन भाइयों और बहनों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें ही सिखाया गया था कि एलोपैथ के नज़र से हम बीमारियों को डायग्नोसिस नहीं करें, और आज मुझे लग रहा है कि इसी बात को हम सभी लोग भूल रहे हैं। जब तक हम कोरोना को एलोपैथिक नज़र से देखेंगे तब तक हमें ये असाध्य व्याधि ही लगेगी। तो क्या सही में आयुर्वेद की नज़र से भी ये असाध्य व्याधि है? ये जानना और समझना और चिंतन का विषय है। मेरे ख्याल से कोरोना एक असाध्य व्याधि नहीं है, ऐसा आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट कहता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि हम समझ लें कि कोरोना है क्या। तो क्योंकि अब ये समय नहीं बचा कि हम इसको शायद शायद कहते रहें कि शायद ये जनपद ध्वंस है, या शायद ये सानीपातो ज्वर है, या शायद ये विषम ज्वर है। अब समय, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाथ से निकल चुका है, और अब समय है एक्शन लेने का। जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ये उनका काम है, उनको करने दीजिए। लेकिन जो क्लिनिशियंस हैं, जो फिजिशियंस हैं, जो चिकित्सक हैं काया के, उनको ग्राउंड पे रह के एक्शन लेने का समय होता है, या उसमें प्रेरित करना होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो शायद नहीं, ये जनपद ध्वंस ही है, जो एक देश दृष्टि की वजह से आया है। देश दृष्टि में मिथ्या आहार विहार और दो देशों के विपरीत मानसिकता के संघर्ष के वजह से उपजा हुआ साइड इफेक्ट के तौर पे आया हुआ है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के तौर पे ये आगंतुज व्याधि स्पेशली भूताभिसंगज व्याधि के तौर पे आता है, जहां साफ साफ लिखा हुआ है ये गंध और स्पर्श के माध्यम से हमारे शरीर में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद क्योंकि आगंतुज है, ये संग संग सानिपातज हो जाता है, और सानिपातज में भी स्पेशली ये वातोल्बण, पित्त मध्य और कफ मंद इस सानिपात का लक्षण दिखाता है। और लक्षण बहुत ही क्लियरली चरक संहिता और भाव प्रकाश में लिखे गए हैं, जो सारे आपके सो कॉल्ड कोरोना के लक्षण से मैच करते हैं, जहां पे श्वास, कांस, प्रतिशाय, अंगमर्द, वेपथु, पार्श्वरूप, ज्वर, ये सब लिखा हुआ है। तो और इसको विस्फारक कहा गया है भाव प्रकाश में, तुरंत फैल जाता है ये, और लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है कुछ दिन के बाद। लेकिन सही समय पे अगर चिकित्सा की जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। और आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे मिल भी रहा होगा, जहां जहां आप लोगों के पास एविडेंस होंगे कि जहां भी क्वारंटीन के लोगों को आयुर्वेद दिया गया, वो सभी लास्ट में निगेटिव निकले। तो बहुत ही आसान है और सामने रखा हुआ सॉल्यूशन है। मैं कोई विशेष नहीं हूं जो कुछ विशेष बता रहा हूं, बट जरूरत है जागरूकता की। तो ये था हमारी व्याधि। दूसरा है प्रिवेंशन। जनपद ध्वंस के हिसाब से ही ये क्वारंटीन वर्ड इंग्लिश में नया होगा, बट आयुर्वेद में ये कोई नया नहीं है। जनपद ध्वंस में ही साफ साफ लिखा गया है कि हर किसी को एक हित देश में, जो उनके लिए बहुत ही फेवरेबल हो और सुरक्षित हो, वहां अपने आप को रखना चाहिए। सदव्रत का पालन करना चाहिए, दान करना चाहिए, दया करनी चाहिए, और देवार्चना करना चाहिए। इसके साथ में उष्ण जल का पान निरंतर लगातार करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम थोड़ा डीप जाएं या स्पेसिफिकली पॉइंट्स को ढूंढें आयुर्वेद में, तो समझ में आएगा कि जो सुकुमार होते हैं उनकी रक्षा कर्म बाकी सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो काश्यप ने जो बाल और गर्भिणी सूतिका के लिए बताया था, उसमें त्रिवृत के जड़ को बांधने के लिए कहा गया था। त्रिवृत का जड़ एक बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, उसको अगर हम लोग गले में या हाथ में बांधें तो काफ़ी सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे जैसे देश को आह्वान किया कि 9 बजे 9 मिनट के लिए ये कैंडल जलाना है या दिया जलाना है, पूरे भारत ने माना। अगर वैसा अनाउंसमेंट हो कि हम एक आयुर्वेद का किट देंगे सभी देशवासियों को, जहां तक हम लोग दे सकते हैं, पहुंच सकते हैं या पहुंचा सकते हैं, जिसमें सरकार सहायता करेगी, और जो भी हम लोग आयुर्वेद के लोग हों या बिना आयुर्वेद के लोग हों जो सक्षम है, वो सरकार को थोड़ा अपने तरफ से थोड़ा थोड़ा भी अगर डोनेट करें तो सबके लिए ये किट तैयार हो जाएगा, बहुत सस्ते में आएगा, और सबके घर तक ये इम्यूनाइजेशन किट पहुंच जाएगा अगेंस्ट कोरोना, क्योंकि यही है।
तो हर लोगों को एक किट दिया जाए जिसमें च्यवनप्राश या अगस्त रसायन कोई एक रखा जाए, क्योंकि यही मोस्ट पोटेंट है रसायन में प्राणवाह स्रोत के लिए। इसके साथ में एक ड्राई हर्ब्स का कंपाउंड कॉम्बिनेशन रखा जाए जिसमें दालचीनी हो, सौंठ हो, तुलसी हो, गिलोय हो, हरिद्रा हो, इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन हो जिसका लोग काढ़ा बना के पी सकें। और उनको प्रेरित किया जाए कवल, गंडुस, नश्य के लिए और लगातार प्राणायाम करने के लिए और मेंटली हैप्पी रहने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में बिजी रखने के लिए। इसके बाद आता है चिकित्सा का बात। देखिए, चिकित्सा, क्योंकि व्याधि स्पष्ट है आयुर्वेद में, इसलिए चिकित्सा भी स्पष्ट है। और आपको देख के आश्चर्य होगा कि साफ साफ लिखा गया है कि जब इसमें उपद्रव के तौर पे महाश्वास आएगा तो क्या करना चाहिए, ज्वर है तो क्या करना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। क्योंकि समय आप लोगों ने बहुत कम दिया, इसलिए सब कुछ तो नहीं बोल सकता, लेकिन मूल बातों को बता रहा हूं, मुख्य बातों को बता रहा हूं कि अगर संभव हो देश, काल, पात्र और बल के हिसाब से तो इसमें एक वस्ती जरूर देनी चाहिए जो चरक में लिखा गया है। या जनपद ध्वंस में भी बोला गया कि पंचकर्म करिए। दूसरा नंबर है कि अगर पॉसिबल नहीं है तो इसके साथ में हमें जो औषधि मूलतः देनी चाहिए वो है पंचमूल, बृहत पंचमूल या लघु पंचमूल का क्वाथ देना चाहिए, शटयादि क्वाथ देना चाहिए। भाव प्रकाश में एक बहुत ही सुंदर योग है योगराज क्वाथ, ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा इसमें। ये स्पेसिफिक था इसलिए बताया। इन जनरल जैसा बताया कि रोग की अवस्था, रोगी का बल और स्थान और देश और काल, इसके हिसाब से वैरी करेगा। इन जनरल सीतोपलादि, तालिशादि चूर्ण, लक्ष्मी विलास रस, रस सिंदूर, अभ्रक भस्म, यहाँ से शुरू करते हुए बृहद कस्तूरी भैरव रस, जयमंगल रस से चलते हुए सुदर्शन घनबटी से लेके हेमगर्भ पुट्टली तक ये चिकित्सा जाती है। और निसंदेह इसमें बहुत लाभ हो जाता है। साथ में सडंग पानीय का यूज जरूर करें। इसी के साथ और भी उपाय हैं जो एट लास्ट ड्रग भी बताया गया है, लेकिन शायद हमें जिन चीज़ों से पाबंदी कर दी गई थी ब्रिटिश के शासनकाल में, जैसे ब्राह्मी, जैसे भांग और अफीम के यूज़ के लिए, तो वो जो चीज़ बताया गया है उसे भी बैन किया हुआ, इसलिए नहीं बता सकता, वरना वो अचूक इलाज होता। तो अगर आप साथ दें, सहयोग दें, प्रेरित करें तो इसे भी बोला जा सकता है। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय आयुर्वेद।